वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि कैश के बदले आप उन्हें कोई डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, प्रोमोटर्स के एक्सपेंसेस के लिए रिलेटेड उसे एक्सपेंसेस पे करने के बजाय उसे कह रहे हो कि आप डिबेंचर्स में पैसा लगा लो। ऐसी चीज़ें ये हमने शेयर कैपिटल में भी कर चुके हैं, अब इस इशू ऑफ डिबेंचर में भी करेंगे और दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सेम जनरल एंट्रीज हैं। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स अगर आएगा, इसका मतलब ये है कि कंपनी में अलॉट डिबेंचर्स टू द प्रोमोटर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस को चलाना। ठीक है, कंपनी को चलाने पे जो खर्चा हुआ है, जिन सर्विसेज को रेंडर किया है प्रमोटर्स ने, जिसने बिजनेस को प्रमोट किया है, मतलब एडवर्टाइज किया है, तो उसने उस टाइम पे उसके कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। सो वो एंट्री आ जाती है हमारी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर। अब उसे पैसे देने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। सो एंट्री आ जाएगी प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, जितने भी परसेंट डिबेंचर्स हमने उसे इशू किए हैं तो वो उतने परसेंट डिबेंचर्स हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर। अंडर राइटर पर्सन कौन होता है? मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अंडर राइटर पर्सन होता है जिसने आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेज कर लिए होते हैं और वो कहता है कि आपके बिहाफ पे मैं सारे के सारे डिबेंचर्स आगे पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जिन लोगों ने भी मांगे, और जितने अगर किसी ने डिबेंचर्स वगैरह नहीं लिए तो वो सारे के सारे मैं परचेज कर लूँगा। ये अंडर राइटर होता है। ठीक है। अंडर राइटर्स अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज़ दैट आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। कौन से वो सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लेता है जिसे पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती। ठीक है। अ कंपनी में अलॉट डिबेंचर्स टू द अंडरराइटर्स इन पेमेंट ऑफ देयर फीस। वो अंडरराइटर्स अपना कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो उसे कमीशन देने की बजाय हम उसे क्या दे देते हैं? डिबेंचर दे देते हैं। सो उसकी कमीशन की एंट्री क्या पड़ती है? अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर का। और जब हम उसे डिबेंचर्स दे देते हैं तो एंट्री आ जाती है अंडरराइटर टू, जितने परसेंट डिबेंचर है वो आ जाता है। ठीक है। थर्ड जो मेन टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर जिससे आपने कोई एसेट वगैरह अपनी खरीदी होती है, तो उसे हम उस वेंडर को हम क्या कर देते हैं? डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। सो डिबेंचर्स में बी अ इशू टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस परचेज करने पे या फिर कोई एसेट परचेज करने पे हम जिससे भी वेंडर को हम अपने डिबेंचर्स जो हैं वो इशू कर देते हैं। सो सबसे पहले इसकी एंट्री आती है हमारी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। जो भी एसेट हमने उससे परचेज किया है वो डेबिट हो जाता है और वेंडर का नाम क्रेडिट हो जाता है। अगर ये एसेट खरीदने पर, अगर बिजनेस खरीदा है तो व्हेन ए बिजनेस इज परचेज इट मीन्स एसेट्स एंड ऑल्सो लाइबिलिटीज हैव टेकन ओवर। मतलब एसेट्स भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगे। सो यहाँ पर द परचेज कंसिडरेशन किस किस के इक्वल होता है? नेट एसेट्स के। मोर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि कितने पे एग्रीमेंट हो रहा है कि हम कितने पैसे आपको पे करेंगे बिजनेस परचेज करने पे। परचेज कंसिडरेशन में बी गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू द नेट एसेट। या तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी या वो आपके नेट एसेट्स के इक्वल ही होगी। मीन्स एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तब भी आपका नेट एसेट्स जो है आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अगर अगर सीधा आपको परचेज कंसिडरेशन दिया है तो वो भी परचेज कंसिडरेशन ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। अब आगे नीचे, when purchase consideration is equal to the net assets, that is difference between the value of the net assets and liabilities, sundry assets टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। मतलब जब वो दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों के बीच में, परचेज कंसिडरेशन में और नेट एसेट्स में, तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा? एसेट्स डेबिट हो जाएंगे टू लाइबिलिटीज और टू वेंडर, जो भी जिससे भी आपने परचेज कंसिडरेशन की हुई है। आगे, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर और लेस देन द नेट एसेट। अब अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है या कम है नेट एसेट से, मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, द डिफरेंस इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर और नेट एसेट इट विल बी नोन एज द गुडविल अकाउंट। और डिफरेंस अगर आया परचेज कंसिडरेशन लेस है नेट एसेट से तो वो कैपिटल रिजर्व। ये मैंने आपको पार्ट पहले करवा दिया है। इसका मतलब क्या है? एंट्री से समझते हैं।
अगर नेट एसेट्स आपने डेबिट किए हैं, क्रेडिट किया है सन्ड्री लाइबिलिटीज़ एंड वेंडर मतलब परचेज कंसिडरेशन, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा आ गई और इसकी वैल्यू कम आई तो दैट मीन डिफरेंस, ये साइड क्रेडिट साइड कम है तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अगर आपकी ये साइड बड़ी है और एसेट्स कम आ गए तो दैट मीन्स आपका बैलेंस आएगा गुडविल। मतलब ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो गुडविल में आंसर आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो कैपिटल रिजर्व में आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है जी। अब आ गए इशू। अब जब हमने करने अपने वेंडर को डिबेंचर्स एट पार होते हैं, एट प्रीमियम होते हैं और एट डिस्काउंट होते हैं। अगर पार पे होते हैं तो वेंडर टू 9% डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे होते हैं तो वेंडर टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट पे होते हैं तो वेंडर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा याद रखना कि क्रेडिट होता है और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन ओवर इशूड प्राइस। तो अब आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है कि इस केस में ये तो सिंपल चीज़ होती है कि आपने जितने शेयर्स डिबेंचर्स आपने जितने का एसेट लिया वो वेंडर टू डिबेंचर आ जाएगा, उतने के आप डिबेंचर इशू कर दोगे। बट डिफरेंस आता है यहाँ पे, इन दोनों केसेस पे ये लगता है कि परचेज कंसिडरेशन जितने का आपने एसेट खरीदा है डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर। आप यहाँ पर डिबेंचर इशू प्राइस मतलब अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम प्लस करके डिवाइड करना, मतलब मान लो कि 100 रुपये का डिबेंचर है और वो 10 रुपये के प्रीमियम पे हो रहा है तो डिवाइड बाय 110 करोगे। अगर डिस्काउंट है तो दैट में अगर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 आ गया, तो इशू प्राइस 90 होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो तब देखेंगे कि आपको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम इसके रिलेटेड। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगी नोटबुक पे। अब आगे देखना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसकी सबसे पहली एग्जांपल है कि एक कंपनी परचेज्ड एसेट कितने का 9,90,000 का, किससे फर्म से परचेज किया है। वेंडर का नाम यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप टू वेंडर ही लिखोगे इस एंट्री में। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है एट पार, एट 10% प्रीमियम और एट 10% डिस्काउंट। ये 10% आपने किस पे लगाना है? ये 100 पे। 10% इसका भी 10 रुपीज़ आ गया और इसका भी 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तीन केस को सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले एंट्री डाल देते हैं अपनी जो हमने एसेट को परचेज़ किया है। हमने एसेट परचेज़ किया सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए वेंडर लिखा है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि किससे परचेज किया तो आपने वहाँ पर नेम लिखना था। रुपीज़ आगे डाला है तो डेट में पूरा 9,90,000 ही यहाँ पर आएगा। अगर आगे रुपीज़ नहीं डाला होता तो डेट में ये फिर इससे मल्टीप्लाई होता। ठीक है जी। अब फर्स्ट केस उसने कहा है एट पार। एट पार का मतलब होता है कि यहाँ पर अब कोई भी डिबेंचर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। वेंडर टू 11% डिबेंचर आप सीधा करो, दैट मीन्स जितने का आपने एसेट खरीदा है उतने के आपने वेंडर को क्या दे दिए हैं? डिबेंचर्स दे दिए हैं। दैट मीन्स कितने रुपीज़ के? 9,90,000। अब फ़र्क पड़ेगा इस केस में। अब उसने कहा कि 10% प्रीमियम पे आपने दिए हैं। प्रीमियम पे दिए हैं तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी जितनी परचेज कंसिडरेशन है डिवाइड बाय जितनी कॉस्ट है। ठीक है, जितनी कॉस्ट है हमारे एक शेयर की। यहाँ पर हमारी परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने हैं। 9,90,000 डिवाइड बाय 100 का डिबेंचर है प्लस 10 रुपये प्रीमियम के, टोटल कितना हो गया? 110 रुपीज़। यहाँ पर आ गया 110 डिवाइड किया तो ये आ गया आपके कितने डिबेंचर्स आ गए? 9,000। इसका मतलब ये है कि ये 9,000 के साथ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे रिज़र्व को 10 रुपये से। 9,000 इंटू 10 एंड 100 एंड 9,000 इंटू 110।
ये आ गया आपका 9,90,000, ये आ गया 9 लाख, ये आ गया 90,000। हमेशा याद रखना जितना वेंडर से आपने एसेट लिया है मतलब 9,90,000, तो जब भी आप वेंडर को डेबिट करोगे तो वेंडर में उतनी अमाउंट ही आएगी। अगर यहाँ पर आप क्या करते, आप सीधा सीधा आप ये 9,90,000 यहाँ पर डाल देते, यहाँ पर 90,000, दैट में इनका दोनों का प्लस आप यहाँ पर डालते तो वो वही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। और यही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर वो डिबेंचर्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं करते और क्या करते हैं, अमाउंट्स गलत डाल देते हैं यहाँ पे। जब भी आपने शेयर कैपिटल में या फिर डिबेंचर्स में जब भी आपको ये क्वेश्चन आ गया कंसिडरेशन अदर देन कैश और आपने कहा है कि प्रीमियम पे आपने इशू किए हैं या डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो दैट मीन्स आपने ये चीज़ करनी ही करनी है, पहले आपने अपने शेयर्स और अपने डिबेंचर्स फाइंड करने ही करने हैं। थर्ड केस है आपके पास डिस्काउंट का। सो डिस्काउंट के केस में एंट्री आती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट यहाँ पर आपका डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। अब इस केस में क्या होगा, आपके टोटल जो डिबेंचर, अब टोटल आपकी फिर से वही 9,90,000 आपकी टोटल कंसिडरेशन है। 10 रुपये आपका अगर डिस्काउंट है, 100 रुपया टोटल है, तो आपका अभी डिस्काउंट करके आपका डिबेंचर कितने का पड़ गया, 90 रुपये का। सो दैट मीन यहाँ पर आपके पास कितने शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो गए 11,000। सो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर 11,000 इंटू 10, 11,000 इंटू 90। सो ये फिर से आ गया 9,90,000, ये आ गया और ये आ गया आपका 11 लाख। फिर से देखिए वेंडर में 9,90,000 आ गया ना, जो वेंडर में 9,90,000 होना चाहिए, समझ आ गया। तो दैट मीन यहाँ पर डिबेंचर्स की अमाउंट पहले निकालने के कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनते हैं हमारे, और उसके साथ यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, यहाँ पर 90, क्योंकि डिस्काउंट पे रिसीव हुआ है वेंडर से इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट आ गया ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो दैट मीन्स हमने ये राइट ऑफ करना है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई भी बैलेंस नहीं गिवन है, सो हम इसे किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो कितना आपने डिस्काउंट की अमाउंट निकाली यहाँ पर 1,10,000। सो 1,10,000 आपका हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका क्वेश्चन हमेशा आता ही होता है। तो आपने हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपने अगर प्रीमियम है तो कॉस्ट जितने का वो डिबेंचर है या शेयर है उसमें प्रीमियम प्लस करना है, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करना है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करना है और उससे आगे मल्टीप्लाई करना है। और ये वेंडर वाली अमाउंट हमेशा ये वेंडर में सेम आनी चाहिए। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं हम। X Limited took over assets of 7 lakh and liabilities of 60,000 from Y Limited. For the purchase consideration आपको दी है 6,60,000. X Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debentures of 100 each at 10% premium. ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम भी है। अब इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, सो दैट मीन्स आप यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को करोगे डेबिट और क्रेडिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। आपको ये भी दिया हो, परचेज कंसिडरेशन भी दिया है, सो दैट मीन वेंडर का नाम आ जाएगा, किससे ली है, वाई लिमिटेड से। सो एसेट हैं आपके 7 लाख, लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास 6,60,000, सॉरी लाइबिलिटीज़ थी 60,000 और परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000। सो ये क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही है डेबिट साइड में से। सो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अब डिफरेंस जो इसका बैलेंसिंग फिगर है गुडविल अकाउंट। सो 6,60,000 प्लस 60,000 माइनस 7 लाख, आपका डिफरेंस आ रहा है 20,000। सो यहाँ पर गुडविल आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब इसके बदले उन्होंने आगे कंपनी को क्या किया है, दिया है 9% डिबेंचर्स दिए 10% प्रीमियम पे। सो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
हमारा परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 6,60,000 का। आप यही यहाँ पर ध्यान रखना, अब ये वाली अमाउंट जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट होती है उसी के रिगार्डिंग जो है हम अब उनको डिबेंचर्स इशू करते हैं। सो 6,60,000 के डिबेंचर्स हैं, डिवाइड बाय कितने का शेयर था, डिबेंचर था ये 100 का था, 100 पे 10% प्रीमियम हो गया, दैट मीन 110 का हो गया। सो ये हो गया आपका 6,000 डिबेंचर हो गया, अभी अभी किया ना हमने। सो 6,000 इंटू 10 रिजर्व, 6,000 इंटू 100 यहाँ पर आ गया, और 6,000 इंटू 110 हो गया यहाँ पर। सो दैट में ये हो गया हमारा 6,60,000, ये 6 लाख और ये आ गया 60,000 हो गया ना। फिर परचेज कंसिडरेशन से वेंडर का अकाउंट, वेंडर अकाउंट का सेम आ गया आंसर, समझ आ गई। सो यहाँ पर भी देखो सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो पहले मैंने अपने डिबेंचर्स की अमाउंट निकाली कि मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने निकलते हैं, तो यहाँ पर मेरे 6,000 निकले। यहाँ पर देखो वेंडर के अकाउंट में 6,60,000, यहाँ पर भी वेंडर के अकाउंट में 6,60,000। सो वेंडर को जितने भी आपने दिए हुए हैं वो उतने ही अमाउंट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं देनी और उससे कम नहीं देनी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में।